नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं साइबर अपराध और सुरक्षा पर। बातचीत के लिए हमारे साथ हैं साइबर लॉ एक्सपर्ट श्री यश श्रीवास्तव जी। यश जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत बड़ी सौगात है, एक कॉल पर हम सारी दुनिया से जुड़ जाते हैं और बहुत सी चीज़ें जो आप घर बैठ के कर लेते हैं, आपको कहीं जाना नहीं होता। ये टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी सौगात है। हम चांद पे पहुँचे, हम टेक्नोलॉजी से बहुत सारी जगह को हमने मिनटों में नाप लिया, पर जहाँ इसके दुरुपयोग होते हैं वहाँ ऐसे नुकसान भी कई बार हो जाते हैं जिसकी भरपाई करना मुश्किल होता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि यदि साइबर अपराध होता है तो उसमें कैसे बचाव किया जा सकता है और साइबर अपराध किस तरह के होते हैं, उनमें क्या क्या प्रिकॉशन ली जा सकती हैं। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम है और इसके माध्यम से आप सीधे हमसे जुड़कर सवाल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। दूसरा नंबर है 0755-266-0049। टेलीफोन नंबर आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं। यश जी, जैसा कि हमारा आज का विषय है, तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि साइबर अपराध जो होते हैं वो क्या होते हैं और किस तरह के अपराध को साइबर अपराध कहा जाता है। जी, साइबर अपराध वो अपराध होते हैं, साइबर क्राइम जिसको हम बोल सकते हैं जी। कि वो क्राइम होते हैं जो एक इलेक्ट्रॉनिक मींस जी। जैसे फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर इससे किए जाते हैं। जी। और इनका मेन मकसद क्या होता है? किसी का डेटा चुराना, जी। किसी को बैंक, जैसे आपने देखा होगा बैंक फ्रॉड होते हैं, जी। क्योंकि वो डेटा चुरा के फिर उनको ब्लैकमेल करके। जी। मैम, साइबर क्राइम इसी चीज़ सब में वो साइबर क्राइम होता है, इसी से होता है। यस मैम। बिल्कुल। जैसा कि आपने बताया कि मोबाइल से, लैपटॉप से और जो भी आपका सिस्टम है उससे साइबर क्राइम किया जाता जी है। जी जी कई बार हम ये देखते हैं कि लोगों की फेसबुक आईडी हैक कर ली जाती है और फिर कोई दूसरा व्यक्ति पैसे मांगता है। ऐसे बहुत सोशल मीडिया पे मैसेजेस आते हैं, तो ये किस तरह से होता है और कैसे ये लोग हैक करते हैं इसको? मैम, इसका ये एक मेथड है, उसको हम बोलते हैं फिशिंग। जी। जब हम फिशिंग को देखते हैं तो ये पी से चालू होता है। जी। लेकिन हम इसका एक एग्जांपल ले, जो फिशिंग होती है, जब एक कोई मछुआरा होता है, वो मछली पकड़ता है, तो वो जाल डालता है। जी। जाल डाल के वो मछली पकड़ता है। यहाँ पे हम इसका एग्जांपल लें, जो ये हैकर होता है, वो हैकर क्या करता है, एक फेसबुक की दिखने वाली जो लॉगिन और पासवर्ड वाला जो पेज होता है, जो फेसबुक का सबसे पहला पेज होता है, उसका सेम टू सेम एक रेप्लिका, मतलब सेम टू सेम उसकी तरह का एक दिखने वाला एक पेज बना देता है। जी। उसके अंदर कुछ अपने कोड इंसर्ट करके, कि जिससे उसको उसकी डिटेल मिलती रहे। तो मैम, वो क्या करता है, वो एक लिंक के माध्यम से आपको आपके व्हाट्सएप में भेज देगा जी। या कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भेज देगा। उसके साथ वो एक कोई मैसेज लिख देगा जो आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जी, जो मुझे आगे इसको पढ़ना चाहिए जी। तो वो क्या करेगा, वो लिंक उसके नीचे डाल देगा। आप जब उस लिंक, आपने न्यूज़ पढ़ी, आपने बोला कि चलो लिंक मैं खोल लेता हूँ, लिंक खोलेंगे, आपको क्या दिखेगा, फेसबुक का लॉगिन पेज दिखेगा जहाँ पे आईडी पासवर्ड डालना। आप क्या बोलोगे, चलो मैं न्यूज़ पढ़ लेता हूँ, तो आप उसमें आईडी और पासवर्ड डालोगे। जैसे ही आईडी पासवर्ड डालेंगे, क्या होना चाहिए था, आपको आपका अकाउंट खुल जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आपका अकाउंट नहीं खुलता है और आपका जो आईडी पासवर्ड है, जिसने वो फिशिंग का पेज बनाया होगा, उसके पास उसका आईडी पासवर्ड चला जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा कि वो उसका पासवर्ड चेंज भी कर सकता है, प्लस उसके पास सारी उस पर्सन की डिटेल आ जाएगी, उसका नाम, उसका एज, उसकी ईमेल आईडी, उसके जितने भी फैमिली मेंबर्स की जो लिस्ट होती है। फेसबुक में ऑप्शन रहता है कि आप अपने फादर को मेंशन कर सकते हो, अपने मदर को मेंशन कर सकते हो। और मैम, 1.5 साल पहले एक पॉलिसी चेंज हुई थी इनकी, उसमें यह था कि फेसबुक आपकी पूरी टाइमलाइन कॉपी कर रहा है। जैसे आप पूरी टाइमलाइन आपको बता रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आप कितने बजे उठे, आप कितने बजे आप सो रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, आप कितनी देर रुके वहाँ पे, ये सब डिटेल फेसबुक आपकी रखता है अपने पास। तो अगर किसी हैकर के पास आपकी ये सब आ जाती हैं चीज़ें, डिटेल आ जाती हैं, तो वो तो आपका कितना मिसयूज़ कर सकता है। बिल्कुल यश जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि फेसबुक के जरिए उनके एक एक सेकंड की कि वो कब कहाँ क्या कर रहे हैं खबर जा रही है। अभी एक प्रकरण बहुत चर्चा में आया जिसमें एक पूरे परिवार ने ही अपने आप को ख़त्म कर लिया, और ये भी एक साइबर क्राइम का ही पार्ट था जिसकी वजह से हुआ। तो आखिर वो क्या रहा होगा, साइबर क्राइम में ऐसी क्या चीज़ रही होगी जिसकी वजह से वो हुआ, और यदि वो सुरक्षा रखते तो क्या रख सकते थे जिससे बचा जा सकता था?
तो मैम ये केस मैंने भी अभी न्यूज़पेपर में हाल ही में पढ़ा, बहुत जी। बुरा लगा मुझे देख के कि साइबर क्राइम की वजह से एक फैमिली के चार लोगों की डेथ हो गई। तो मैम यहाँ पे ऐसा था केस में कि उस आदमी को एक जॉब ऑफ़र किया गया था जी। तो जॉब ऑफ़र करने के बाद उस एक फॉरेन कंपनी ने उसको अप्रोच किया था, ऐसा उसने पेपर में ऐसा मैंने पढ़ा था कि उसको अप्रोच किया गया था कि मैं आपको सर्टेन अमाउंट दूंगा, आप हमारे काम करो और डेली वर्क आपको डेली टास्क करने होंगे। डेली टास्क की वजह से उनने एग्री हो गए, हाँ बोल दिया कि मैं करूँगा काम। जब काम करते करते ऐसा हुआ कि उसमें टास्क उनको डेली बेसिस में करने होते थे, तो जो टास्क जिसमें करवाते हैं वो उनके ही सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंपनी के। तो वो सॉफ्टवेयर में भी एक की लॉगर नाम का एक टूल होता है जो हैकिंग में काम आता है। वो की लॉगर का क्या काम रहता है, अगर मैंने किसी के लैपटॉप में वो की लॉगर डाल दिया और उसकी मुझे सारी इंफॉर्मेशन, उसकी फ़ोटोज़, उसके वीडियोज़, उसके फाइल्स जितनी इंपॉर्टेंट थी जो वो कीबोर्ड से टाइप कर रहा है, सब पूरा एक एक की स्ट्रोक उसके मेरे को मिलते जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसा हुआ है मैम कि वो उनके सॉफ्टवेयर में काम करते थे, यहाँ पे टास्क का था 2-3-4 दिन का शायद उनका अच्छे से गया, लेकिन यहाँ पे अगर आप टास्क एक दिन में 24 घंटे में कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ पे आपको पेनाल्टी लगेगी। पेनाल्टी इतनी की अमाउंट की, मतलब आपको पैसे आपको देने पड़ेंगे। तो इनके कुछ पेनाल्टी टोटल 17 लाख रुपीज़ हो गए थे जो ये भर नहीं पा रहे थे। तो जिनने इनको जॉब दिलवाई फॉरेन का नाम बोल के कि ये फॉरेन कंपनी उनने ही इनको एक थर्ड पार्टी ऐप से इंट्रोड्यूस किया कि ये ऐप से आप लोन ले सकते हो। तो उनने लोन लिया, लोन ना चुका पाने में फिर जब नहीं चुका पा रहे थे तो लोन रिकवरी वालों ने इनको फ़ोन किया कि मैंने आपकी सारी फ़ोटोज़ हमारे पास है, आपकी सारी डिटेल हमारे पास है, आपके फ़ोन नंबर हमारे पास हैं, आप जल्दी से जल्दी लोन आप दें। तो मेन उसमें क्या हुआ फिर उनके साथ, हाँ, संक्षिप्त में हम जानना चाहेंगे कि क्या। जी तो उनके साथ क्या हुआ है कि उनकी जो भी फ़ोटोज़ वोटोज़ थी सब एडिट कर दी गई थी। उनने धमकी दिया कि अगर आपने इसको कंप्लेन किया तो मैं आपकी साइबर सेल में, मतलब आपने साइबर सेल में या कहीं भी आपने इसको कंप्लेन किया तो मैं आपकी फ़ोटो वायरल कर दूंगा। इसके डर से, ऐसा मुझे लगता है जितना मैंने रिसर्च किया है, कि इसके डर से उनने कंप्लेन नहीं करी है। जी बिल्कुल यश जी, जैसा कि ये घटना घटी है तो किसी भी इंसान को क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो? जी मैं पहली बात तो ये कहूँगा कि आप अपना फ़ोन किसी को ना दें। आप जैसे राह चलते कोई भी आके आपसे मांग लेता है कि सर मुझे एक फ़ोन करना है, छोटा सा 2 मिनट का कॉल है, तो कभी कभी आपको लगता है चलिए मैं दे देता हूँ, लेकिन वो कॉल आपके साथ क्या क्या कर सकता है वो आपको भी नहीं पता। जब आपका बैंक अकाउंट में इफेक्ट पड़ता है तब आदमी को पता चलता है कि यार मैंने गलती से उसको फ़ोन दे दिया था। कैसे आप ये देख सकते हैं, आप अपने फ़ोन पे कीपैड पे आप *#62# आप डायल करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपके फ़ोन में अगर किसी ने आपके फ़ोन में कुछ वो किया है, कॉल फॉरवर्डिंग की या मैसेज फॉरवर्डिंग करी है, तो ये कॉल फॉरवर्डिंग का क्या मतलब है, आपको ना आके फ़ोन किसी और को जाएगा जिसका नंबर यहाँ सेव किया जाएगा। तो मैसेज फॉरवर्डिंग में भी ऐसे ही रहता है कि आपके OTP के मैसेज जो बैंक के रहते हैं वो ना जाके आपको ना जाके किसी और को चले जाते हैं क्योंकि वो फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं। तो अगर आपको देखना है तो कि मेरे में कोई फॉरवर्डिंग तो नहीं है तो आप ये ज़रूर दबाएं *62# दबाएंगे तो आपको वहाँ पे ये दिखेगा कि एक्टिव, मेरे उसमें एक्टिव है कि डीएक्टिवेट है। अगर डीएक्टिवेट होगा तो बहुत अच्छा है, अगर एक्टिवेट हो तो फिर आप उसको हटाने के लिए क्या अपनाएंगे, आप एक दूसरा नंबर लिखे #002#। आप ये अगर अपने उससे डायल करेंगे तो आपकी जो भी फॉरवर्डिंग होगी, कोई भी फॉरवर्डिंग होगी आप में, सब इरेज हो जाएगी और इससे आपको आपका डेटा, आप मतलब कोई आपको स्कैम कर नहीं पाएगा बेसिकली। दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग का मतलब होता है किसी से आप बातें निकलवाना। हम कहीं आपस में बात करते हैं लोगों से, हम कभी कभार ऐसा कर देते हैं कि हम अपनी थोड़ी बहुत डिटेल शेयर कर देते हैं। शेयर कैसे कर देते हैं, यार मेरा बैंक अकाउंट इसमें है, अच्छा तुम्हारा इसमें है, अच्छा कौन सी ब्रांच। तो यहाँ पे जो थर्ड पर्सन जो कोई बैठ के सुन रहा होगा उसको सारी डिटेल्स आपकी पता चलती जाएंगी, वो लिंक करता जाएगा। छोटी छोटी चीज़ से ही आदमी स्कैम करना चालू करता है। तो अगर धीरे धीरे उसने आपका अकाउंट, आपका बैंक ब्रांच जाना, आपका एड्रेस जाना, तो वो समझ जाएगा कि आप इस ब्रांच से आपका इसमें है,
तो आपको फिर धीरे धीरे वो स्कैम करना इसीलिए आप पब्लिक में कोई भी चीज़ें आप डिस्क्लोज ना करें, किसी को भी ना बताएं। आप घर पे बात करें वो करें, लेकिन पब्लिक में ये सब चीज़ें ना करें और ऐसी किसी चीज़ को बताएं ना जो आपको दिक्कत हो। तीसरा देखा जाए तो आप कोई भी ऐसे सॉफ्टवेयर, जो फ्री सॉफ्टवेयर जहाँ बात आती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्कैम होते हैं जी। क्योंकि फ्री सॉफ्टवेयर आपको ऑनलाइन बहुत मिल जाएंगे, टेलीग्राम में मिल जाएंगे। तो इनका क्या रहता है, इसमें इसमें ये लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर एक स्टेगनोग्राफी करके एक मेथड होता है जिससे ये लोग कोई भी एप्लीकेशन में अपना कुछ चीज़ डाल के छुपा सकते हैं जिसमें आदमी को पता नहीं चलेगा कि मेरे इसमें क्या डला हुआ है। तो उनको क्या लगेगा कि ये तो नॉर्मल सॉफ्टवेयर है, ये कोई अच्छा एंटीवायरस है, मैंने कोई एंटीवायरस डाउनलोड किया, ये तो बहुत अच्छा है। उसने इंस्टॉल किया, उसने स्टार्ट किया। तो यहाँ दो तरीके के सॉफ्टवेयर इंसर्ट किए जाते हैं। एक होता है रैंसमवेयर, जिसमें आपकी अगर आप उसको स्टार्ट करते हो आपकी सारी फाइल करप्ट हो जाती हैं जी। आप खराब हो जाती हैं आपकी सारी फाइल, जितनी भी आपके कंप्यूटर में सारी फाइल जी। फिर आपके थोड़ी देर बाद आपकी स्क्रीन में एक पॉपअप, एक मैसेज आएगा अचानक से कि आप इतना अमाउंट, इतने $1000, क्योंकि मैम इंडिया के ज़्यादा तो लोग ये करते नहीं है, ये ज़्यादातर फॉरेन के यूज़ करते हैं। आप इतना $1000, $9000, $10,000 मुझे इस पेपाल आईडी, क्योंकि पेपाल इंटरनेशनल है, हमारे यहाँ यूपीआई, भारत पे, ये फ़ोन पे, ये सब इंडियन है, वो पेपाल ऑल ओवर इंडिया, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड यूज़ करते हैं लोग। तो मैम वो पेपाल आईडी देते हैं कि या तो बिटकॉइन आजकल चला है मैम, कि हमारे बिटकॉइन में आप डाल दो जी। तो उसके थ्रू वो लोग पैसे चार्ज करते हैं। मैम बिग कंपनी वो तो दे देते हैं, जिनकी बड़ी बड़ी कंपनी, उनको डेटा अपना प्रोटेक्ट करना रहता है, लेकिन जो छोटी कंपनी होते हैं वो नहीं दे पाते। तो यहाँ पे उनकी सारा डेटा उनका खराब, करप्ट कर दिया जाता है जी। दूसरी चीज़ है की लॉगर, जो मैंने अभी बताया था वो पिछले केस में, कि उनके उसमें की लॉगर इंसर्ट कर दिया जाता है। तो आदमी अपना सॉफ्टवेयर एंजॉय करता है कि सॉफ्टवेयर मैं यूज़ कर रहा हूँ, एंटीवायरस यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन उसको ये नहीं पता कि पीछे क्या क्या चल रहा है। की लॉगर से ऐसा होता है कि उनकी फ़ोटोज़, डेटा, सब कुछ उनके पास चला जाता है। की लॉगर का एक ये भी है कि अगर आपका वेबकैम चालू, आप वेबकैम में आपने कुछ नहीं लगाया है, तो क्या होता है, की लॉगर हर 5 मिनट में आपकी एक एक फ़ोटो खींच के हैकर को भेजता रहता है। तो मेरा यहाँ पे ये कहना है कि अगर आप वेबकैम यूज़ नहीं कर रहे हो अपने लैपटॉप का, तो आप उसको या तो कोई स्टिकर से कवर कर दो, या तो आप कुछ पेपर लगा के टेप लगा दो, जब आपको यूज़ करना हो आप उसको निकाल के यूज़ कर सकते हैं जी। यश जी, एक कॉलर लाइन पे हैं होशंगाबाद से, हम उनका सवाल लेते हैं। हेमराज जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हाँ, नमस्कार मैडम जी। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी, बताइए। नमस्कार। अच्छा, मेरा ये प्रश्न है कि जब हम कोई सा भी ऐप डाउनलोड करते हैं, चाहे प्ले स्टोर से कर रहे हो या ब्राउजर से कर रहे हो, उस समय क्या क्या सावधानियां रखें। तो मेरे साथ सर ऐसा हुआ था कि मैं ग्रो ऐप को डाउनलोड कर रहा था जी। तो उन्होंने ये जानकारी मांगी ग्रो ऐप में, मैंने सारी जानकारी दी जी। तो आखिरी में जो ओटीपी आया मेरे इस पे, मैंने उसको सबमिट किया जी। सबमिट करने के बाद सर क्या हुआ जी, कि वहाँ पे सबमिट का ऑप्शन तो आया नहीं, नीचे एक लिंक लिखा था, बोले इस पे क्लिक करिए जी। तो सर मुझे डाउट हुआ, तो मैंने वो कैंसिल कर दिया प्रोसेस। क्या ऐसा भी हो सकता है सर कभी? सर वो जैसे ये रहता है, जैसे आप प्ले स्टोर से कुछ चीज़ डाउनलोड करते हैं, तो प्ले स्टोर का ऐसा है कि वो सिक्योर्ड रहते हैं, क्योंकि वो गूगल के सब वायरसेस से फ्री होके वो आपके उसमें प्ले स्टोर में जाता है। तो वहाँ जो भी एप्लीकेशन होंगे वो सब आपके सेफ़ होंगे। लेकिन जब आप वेब ब्राउज़र की बात करते हैं, आप वेब ब्राउज़र से डाउनलोड करते हैं, जैसे मैंने सॉफ्टवेयर का एग्जांपल दिया कि आप सॉफ्टवेयर में कैसे इंसर्ट किया जाता है, सेम टू सेम आपका APK, जो आप वेब ब्राउज़र से APK डाउनलोड करते हैं, जो आपके मोबाइल में इंस्टॉल होता है, तो वेब ब्राउज़र से APK जब इंस्टॉल करते हैं, उसके साथ भी की लॉगर भी रहता है, उसमें भी आपकी डिटेल लीक होने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसीलिए मैं सलाह देता हूँ कि आप सिर्फ प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, और ये वेब ब्राउज़र वाला डाउनलोड करना फिर बहुत आपके लिए दिक्कत दे सकता है। और आपने ग्रो ऐप की बात किया, ग्रो ऐप एक शायद फाइनेंशियल है, स्टॉक मार्केट का ऐप है। तो उसमें ऐसा है कि बहुत ज़्यादा आपको डिटेल सब मांगता है, लेकिन मेन ये क्वेश्चन है कि आपने उसको डाउनलोड कहाँ से किया जी। आपने प्ले स्टोर से किया है तो वो सिक्योर रहेगा जी। अगर आपने कहीं दूसरे वेबसाइट से या कोई नॉर्मल वेब पेज से डाउनलोड किया तो आपको फिर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ऐप में चेंज करना पॉसिबल है, लेकिन गूगल प्ले से जो आप डाउनलोड कर रहे हो उससे चेंज करने में उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन आप वेब पेज से अगर कुछ चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं, उसमें तो आदमी कुछ चेंज कर सकता है, उसके साथ और क्या क्या भेज सकता है जिससे आपकी फ़ोन की सारी डिटेल निकल आए। तो अब मैं सलाह दूंगा कि कोई भी वेब पेज से डाउनलोड ना करें, कोई भी वेबसाइट से डाउनलोड ना करें,
कोई टेलीग्राम में बहुत सारे मॉडेड ग्रुप होते हैं जहाँ पे इसको जो पेड ऐप होते हैं उसको वो लोग फ्री करके देते हैं जी। लेकिन वो फ्री करके इसलिए देते हैं क्योंकि उसमें उनका भी कुछ प्रॉफिट हो, प्रॉफिट एज इन उनको फिर डेटा उनको मिल जाएगा हमारा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ऐसे कोई भी वेबसाइट, ऐसे कोई ग्रुप से कोई भी चीज़ डाउनलोड ना करें। जी हेमराज जी, हमें उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। यश जी, आप बता रहे थे कि क्या सिक्योरिटी रखना चाहिए, तो जैसे हम आजकल देखते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, मोबाइल से पढ़ाई करते हैं। लॉकडाउन में सभी बच्चों ने मोबाइल और लैपटॉप से ही अपना कोर्स पूरा किया है। जी। तो बच्चों के मामले में क्या सावधानियां रखना चाहिए और उनको क्या किस तरह से बचाया जा सकता है कि वो इन सब चीज़ों में उनके ऊपर कोई आगे कोई घटना ना हो? मैम, लॉकडाउन के टाइम से तो बच्चों ने जितना फ़ोन चलाया उतना उससे बहुत ज़्यादा अभी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं उनके उसमें। बिल्कुल। बिकॉज जैसे हम ऑनलाइन गेम्स की बात करते थे, ऑनलाइन गेम ने बहुत इफेक्ट किया बच्चों के मेंटालिटी को। कई लोग डिप्रेशन में चले गए, बहुत लोग सुसाइड कर लिए बिकॉज उनके घर वाले उनको फ़ोन नहीं दे रहे हैं, मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा, और वो सुसाइड कर लेते हैं उसमें। तो देखा जाए कि बच्चों को क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, देखा जाए तो उनको अपनी जो भी सोशल मीडिया प्रोफाइल है, क्योंकि हर बच्चों की आजकल प्रोफाइल वो लोग बना लेते हैं। बिल्कुल। तो प्रोफाइल आप बनाओ लेकिन आप उसको प्राइवेट करो। आप अपने फेसबुक, आप अपने इंस्टाग्राम, जो मेन जो बच्चे यूज़ करते हैं आजकल ज़्यादा, आप उसको प्राइवेट कर दो। बिकॉज क्या है कि आजकल ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है। मैं एक आपको एप्लीकेशन अभी नया आया है, उसका नाम है टेराबॉक्स जी। वो एप्लीकेशन किस लिए था और किस लिए यूज़ हो रहा है, वो बेसिकली आपको स्टोरेज देने के लिए था, लेकिन उसको ऐसे यूज़ किया जा रहा है कि उसमें जो माइनर गर्ल्स हैं या तो कोई वीडियो है, पोर्नोग्राफिक वीडियो, जो अश्लील वीडियो होती हैं, उसमें वो ज़्यादा शेयर हो रही, ना कि आपका जो मेन पर्पस था, उसका मेन मकसद था उस ऐप का, वो ना यूज़ होके उसमें ये सब काम हो रहा है। तो मैं ये बोलूँगा कि आप थोड़ा सा प्रिकॉशन रखें। आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो आप कम से कम अपनी आईडी तो कम से कम प्राइवेट रख सकते हैं। जितना हो सके उतनी पर्सनल डिटेल शेयर ना करें किसी के साथ भी, क्योंकि कोई भी आपको अननोन आपको फ्रेंड बनाता है। हाँ, और आप किसी अननोन को ऐड ना करें, अपने फैमिली मेम्बर्स को ऐड करें, अपने फ्रेंड्स को करें जो बहुत ज़्यादा आपसे करीबी हों। कोई अननोन को करेंगे, क्योंकि अभी बीच में केस भी आया था जी, जिसमें एक लड़की की फ़ोटो, मुंबई की एक लड़की की फ़ोटो को चुरा लिया गया था एक लड़के की वजह से। उसका फ्रेंड था, उसने मुंबई में उस लड़की की फ़ोटो इंस्टाग्राम से निकाला। इंस्टाग्राम से निकालने के बाद उसने क्या किया, एक AI बॉट होता है, उससे उसने उसकी अश्लील फ़ोटो बना दी और उसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दिया। अब शेयर किया, धीरे धीरे और शेयर होती गई। शेयर होने के बाद अब ऐसा हुआ कि उसके मम्मी पापा के पास तक चली गई वो फ़ोटो। अब इस समय क्या करें, वो लड़का उसको ब्लैकमेल करने लगा। अब ब्लैकमेल किया और उससे रहा नहीं गया, उसने इंस्टाग्राम की स्टोरी में सुसाइड नोट अपना लिखा कि मैंने ऐसा ऐसा हुआ है, मेरे साथ ये हुआ है, तो मैं सुसाइड कर रही हूँ। देन उसके बाद उसने सुसाइड कर लिया। मैम, ऐसे ऐसे केसेस आ रहे हैं, माइनर बच्चे ऐसे कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बड़ा चिंता का विषय है। तो बच्चों को अलर्ट करना बहुत ज़रूरी है कि वो जो भी करें, एप्लीकेशन डाउनलोड करें या जो भी उपयोग करें वो सीमित करें और बहुत सावधानियों के साथ करें। अभी एक न्यूज़ पढ़ने में आई थी कि किसी बैंक से पूरा जो खाता धारक थे, कुछ खाता धारकों का सीधे पैसा निकाल लिया गया है दूसरी जगह से। तो अगर ऐसे केस होते हैं, जैसे ये घटना हुई है, ये सोशल उसमें न्यूज़पेपर में आया है, तो उसको रिकवर कैसे किया जा सकता है और उनकी भरपाई कैसे होगी जिनका नुकसान हुआ है? देखिए, इसमें ऐसा हुआ था कि कैसे हो सकता है, कब मैं पहले आपको दूंगा कि देखिए यहाँ पे दो चीज़ हो सकती है। या तो वो डेटा लीक हुआ है उन लोग का, कि डेटा लीक हुआ है, उसके वजह से उनके डेटा के लीक होने के वजह से उनके अकाउंट से पैसे निकाले गए। या तो फिर ऐसा है कि उनने कभी ATM यूज़ किया होगा कभी। तो मैम, ATM में ऐसा होता है, आजकल स्कैमर्स होते हैं, वो ATM में क्लोनिंग मशीन लगा देते हैं। जहाँ हम कार्ड डालते हैं वहाँ पे क्लोनिंग मशीन लगी रहती है। तो वो क्या करता है, हमारा पूरा कार्ड रीड कर लेता है। एंड पिन देखना तो बहुत आम बात है, क्योंकि आजकल लोग ATM में जाते हैं। पहले एक पॉलिसी थी कि आप एक टाइम पे एक ही लोग आएगा ATM के अंदर। आजकल क्या होता है, सब आ जाते हैं। तो किसी के लिए पिन देखना इतना मुश्किल नहीं होता है। तो मैम, ये भी हो सकता है कि उसने उसका डुप्लीकेट कार्ड बना के फिर उसके बाद उससे पैसे निकाल लिए हों। तो मैम, आजकल कुछ भी पॉसिबल है इसमें। जी बिल्कुल।
कई बार इस तरह की घटनाएं भी सुनने में आई हैं कि किसी ने कहीं अपना मोबाइल चार्ज किया, जी, केबल का यूज़ किया, जी, और उसके अकाउंट से पैसा निकल गया। ये सोशल मीडिया पे देखने में आया है। तो ये कैसे होता है, और यदि ऐसा होता है तो फिर क्या सावधानी रखे कोई भी आम इंसान को, जो पब्लिक प्लेटफॉर्म है वहाँ क्या क्या सावधानी रखना चाहिए? देखिए ऐसा है कि ये अभी कुछ टाइम से ये स्कैम चल रहा है जी। कि आजकल जो स्विच बोर्ड आते हैं उसमें यूएसबी पोर्ट लगे रहते हैं जी। तो क्या होता है यूएसबी पोर्ट में हम लोग डायरेक्ट अपना ये केबल लेते हैं, लगा देते हैं उसमें केबल जी। तो मेन क्या होता है, आप जब अपना लैपटॉप का भी यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, आप केबल डालते हैं किस लिए, डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, और उसके साथ आपका फ़ोन भी चार्ज होता है जी। यहाँ पे क्या कर रहे हो आप यहाँ पे एक स्विच बोर्ड है जिसको आपको पता भी नहीं क्या है, आप उसमें इंसर्ट कर दे रहे हो कि चार्जर के उससे, लेकिन आपको ये नहीं पता कि पीछे उसके क्या चल रहा है। हो सकता है कि आपका फ़ोन चार्ज तो कर रहा है, लेकिन हो सकता है वो आपकी सारी डिटेल निकाल ले, आपके जो भी आपके फ़ोन में जितने भी डिटेल हैं, आपके फ़ोन में कितने भी फाइल्स हैं, वो सब वो निकाल सकता है आसानी से। मैं तो बस आपको यही सलाह दूंगा कि अपना अडाप्टर खुद यूज़ करें, अपना यूएसबी केबल खुद यूज़ करें, प्लस किसी का यूएसबी केबल ना लें, क्योंकि जैसे मैंने बताया की लॉगर जो एक सॉफ्टवेयर एक होता है, वो एक हार्डवेयर भी आता है। कुछ पैसे दे के 40-50 हज़ार रुपये दे के एक यूएसबी केबल आदमी खरीदता है की लॉगर का। उससे क्या होता है, अगर किसी से आपने मांगा, किसी ने, तो आपने उसको दिया, उसने आपने उससे लिया, आपने उससे लेने के बाद क्या होता है, आप अपना अडाप्टर में लगा देंगे तो क्या होगा, उसकी जैसे अडाप्टर चार्ज होने को आप करेंगे तो आपकी सारी डिटेल इस केबल के थ्रू उस आदमी के पास चली जाएगी जिसका वो केबल है। तो आपको ये प्रिकॉशन देखना पड़ेगा कि आप खुद का अडाप्टर यूज़ करें, खुद का केबल यूज़ करें और किसी का केबल ना लें। जी जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, क्योंकि इस तरह की घटनाएं आजकल बहुत सुनने में आ रही हैं। जैसा कि आपने बताया, तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कोई शब्द है साइबर हैकिंग में, तो ये क्या होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है? तो जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैंने बताया कि अभी जो मैंने केस डिस्कस किया था, तो वो सेम वही केस था। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी बहुत अभी ये नया कॉन्सेप्ट है, पिछले साल 1.5-2 साल में बहुत उभरा है ये कॉन्सेप्ट। तो मैम इसमें ये इंसान का काम बहुत कम कर देता है जी। जैसे इसका एक जीता जाता है एग्जांपल है चैट जीटीपी। चैट जीटीपी का ये काम है कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन आप पूछोगे, वो उसका आंसर देगा जी। तो यहाँ पे एक एआई बॉट एक बनाया गया था जहाँ पे एक लड़की की फ़ोटो, मुंबई की लड़की की फ़ोटो जी बताया था, तो सेम वही, उसी के कारण उसने सुसाइड कर लिया। तो इसका यूज़ यहाँ तक भी हो रहा है जो होना नहीं चाहिए ये बच्चों के उसमें, लेकिन ये यहाँ तक भी इसका यूज़ कर पा रहे हैं जो नॉर्मल आदमी को नहीं पता, लेकिन इन सबको पता है। बच्चों को आजकल ज़्यादा पता है इस सब के मामले में, और ये सब ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद यश जी, आपने इस टेक्नोलॉजी के बारे में और साइबर अपराध से कैसे बचा जा सकता है उसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दी। दर्शकों, जैसा कि आज की चर्चा में हमने देखा कि साइबर क्राइम के जो केस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ज़रूरत है आपको सावधान रहने की, और आप अपनी जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं वो किसी को ना दें, किसी दूसरे के उससे मोबाइल चार्ज ना करें, कोई भी चीज़ चार्ज ना करें। अपनी सारी चीज़ों को अपने पास ही सुरक्षित रखें, आप स्वयं उपयोग करें, किसी और को उपयोग करने ना दें। आज हम आपसे यहीं विदा लेते हैं, अगले अंक में फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।